अगर कोई हमारे इस चैनल पे नया आया है तो आज के इस डीप डाइव को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। एकदम सही, क्योंकि आज जो कंटेंट हम डिस्कस करने वाले हैं, मेरा मतलब है ऐसा कंटेंट शायद ही कहीं और एक जगह पर मिले। बिल्कुल। और इसे पूरा सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। साथ ही जो लोग सुन रहे हैं उनके लिए पीडीएफ भी उपलब्ध होगी। हाँ, और हम सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के जो पिछले सालों के सवाल हैं यानी एमसीक्यूज, उन पर भी गहरी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी आरआरबी एएलपी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उन 21 प्रमुख उपकरणों को डिकोड करेंगे जो इस भाषा को कागज पर उतारते हैं। जो भी विद्यार्थी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि परीक्षक सिर्फ ये नहीं पूछते कि कौन सा टूल क्या है। तो वो क्या पूछते हैं? वो ये पूछते हैं कि वो टूल वैसा डिजाइन क्यों किया गया है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है। तो चलिए इस भाषा के व्याकरण को थोड़ा समझते हैं। जैसे हमारी आम भाषा में फुल स्टॉप या कॉमा का एक फिक्स अर्थ होता है, वैसे ही इंजीनियरिंग ड्राइंग में एक सीधी कंटिन्यूअस लाइन या फिर एक डैश वाली लाइन का अपना एक अलग मतलब होता है ना? एकदम सही। आप अपनी मर्जी से कोई भी रेखा कहीं भी नहीं खींच सकते। हर एक मोटाई, हर डैश, हर डॉट का एक पहले से तय अर्थ होता है। अच्छा। और इस तरह की सटीकता हासिल करने के लिए आप स्कूल वाले ज्योमेट्री बॉक्स के उपकरण इस्तेमाल नहीं कर सकते। इन टूल्स का डिजाइन बहुत ही सूक्ष्म वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होता है। तो चलिए बिल्कुल शून्य से शुरुआत करते हैं। किसी भी चीज को कागज पर उकेरने के लिए सबसे पहले हमें एक मजबूत बेस चाहिए, यानी हमारा ड्राइंग बोर्ड। हाँ, ड्राइंग बोर्ड ही वो नींव है जिस पर सब कुछ टिकता है। मैंने स्रोत सामग्री में पढ़ा है कि ये बोर्ड जैतून यानी ऑलिव या ओक जैसी सीजन्ड लकड़ी से बना होता है। मुझे हमेशा लगता था कि सीजन्ड लकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए होता है ताकि बोर्ड दिखने में प्रीमियम लगे। नहीं, दिखने में प्रीमियम होना तो बस एक साइड इफेक्ट है। इसका असली कारण पूरी तरह से तकनीकी है। तकनीकी? वो कैसे? देखिए, सामान्य लकड़ी में नमी होती है। हाँ। अब जब मौसम बदलता है, जैसे बारिश के बाद सर्दियां आती हैं, तो लकड़ी फैलती या सिकुड़ती है। हाँ, ये तो है। अब सोचिए, आपने अपने बोर्ड पर एक बहुत ही सटीक नक्शा टेप से चिपकाया हुआ है। अगर रात भर में आपका बोर्ड मौसम की वजह से 1 मिलीमीटर भी सिकुड़ गया तो क्या होगा? अरे तो कागज पे अपनी सारी रेखाओं का अलाइनमेंट ही बिगड़ जाएगा। बिल्कुल। सीजनिंग वो प्रक्रिया है जिसमें लकड़ी की सारी नमी वैज्ञानिक तरीके से सुखा दी जाती है ताकि मौसम के तापमान का उस पर कोई असर ही ना हो। ये बहुत ही तार्किक बात है। और एक और चीज जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया वो है इस बोर्ड का झुकाव। 20 डिग्री का झुकाव। हाँ, ड्राइंग बोर्ड को हमेशा 20 डिग्री के कोण पर झुकाकर क्यों रखा जाता है? मेरा मतलब है हम इसे डाइनिंग टेबल की तरह बिल्कुल फ्लैट डेस्क पर रखकर काम क्यों नहीं कर सकते? ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये सिर्फ अर्गोनॉमिक्स यानी शारीरिक आराम के लिए है, ताकि ड्राफ्ट्समैन की गर्दन में दर्द ना हो। हाँ, मुझे भी यही लगा था कि घंटों झुककर काम करना पड़ता है इसलिए। शारीरिक आराम इसका एक हिस्सा जरूर है, लेकिन इसका जो सबसे मुख्य कारण है वो है विजुअल एंगल या दृष्टिकोण। विजुअल एंगल थोड़ा समझाएंगे? इसे ऐसे समझिए, जब आप एक बहुत बड़ी शीट को बिल्कुल फ्लैट मेज पर रखते हैं तो कागज का जो हिस्सा आपसे दूर होता है वहां पैरालैक्स एरर होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। वेट, पैरालैक्स एरर मतलब चीजें जैसी हैं वैसी न दिखना? हाँ, जब आप दूर की रेखाओं को तिरछी नजर से देखते हैं तो 2 मिलीमीटर का फासला आपको दूर से 1 मिलीमीटर का लग सकता है। ओह, समझ गई। तो जो दूर का हिस्सा है वो सिकुड़ा हुआ सा लगता है। बिल्कुल। लेकिन जब हम बोर्ड को 20 डिग्री पर झुका देते हैं तो पूरी की पूरी ड्राइंग शीट आपकी आंखों के सामने लगभग एक समान विजुअल फोकस में आ जाती है। अच्छा, ताकि ऊपर से नीचे तक सारी रेखाएं सीधी और परपेंडिकुलर दिखाई दें। सही पकड़े हैं। इससे देखने में होने वाली मानवीय भूल लगभग खत्म हो जाती है। ये सच में दिलचस्प है। इसके अलावा मैंने देखा है कि ड्राइंग बोर्ड के बाईं तरफ एक अलग तरह की काली और बेहद कठोर लकड़ी की पट्टी लगी होती है। हाँ, उसे एबनी वॉकिंग एज कहते हैं। तो ये एबनी वॉकिंग एज क्यों होती है? मुझे लगा ये शायद बोर्ड के किनारों को टूटने से बचाने के लिए कोई प्रोटेक्शन होगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं, लेकिन इसका काम सुरक्षा नहीं बल्कि एक्यूरेसी तय करना है। ये एबनी एज वो रेफरेंस लाइन है जिसे हम 0 मान सकते हैं। अच्छा, मतलब यहीं से पूरी ड्राइंग का अलाइनमेंट तय होता है। बिल्कुल। T-स्क्वायर नाम का जो एक उपकरण होता है, उसका जो हेड है वो हमेशा इसी एबनी एज पर सटा कर रखा जाता है और उसका लंबा ब्लेड कागज पर होता है।
तो ये एबनी एज इतनी चिकनी होती होगी कि टी स्क्वायर बिना किसी रगड़ के ऊपर नीचे स्लाइड कर सके? एकदम सही। तो टी स्क्वायर का इस्तेमाल मुख्य रूप से हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज और एक दूसरे के समानांतर रेखाएं खींचने के लिए होता है। हाँ, क्योंकि उसका हेड और ब्लेड हमेशा 90 डिग्री पर फिक्स रहता है। इसलिए जब आप उसे एबोनी एज के सहारे सरकाते हैं तो आप शीट पर कहीं भी एकदम परफेक्ट क्षैतिज रेखा खींच सकते हैं। पर हॉरिजॉन्टल लाइनें तो ठीक है, अगर हमें वर्टिकल या तिरछी रेखाएं खींचनी हो तो क्या करें? टी स्क्वायर तो वहां काम नहीं आएगा। यहीं पर मिनी ड्राफ्टर तस्वीर में आता है। ये तो इंजीनियरिंग के छात्रों के बीच बहुत मशहूर उपकरण है। हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुना है। ये काफी कॉम्प्लेक्स सा दिखता है। दिखने में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन ये इंजीनियरिंग ड्राइंग का मास्टर टूल है। वास्तव में ये 4 उपकरणों का एक कंबाइंड रूप है: स्केल, प्रोटेक्टर यानी चांदा, टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर। अरे वाह, मतलब 4-in-1 टूल है ये। बिल्कुल। इसमें 2 भुजाएं होती हैं जो हमेशा एक दूसरे से 90 डिग्री पर लॉक रहती हैं। मतलब आप एक ही बार में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों रेखाएं खींच सकते हैं, वो भी बिना टूल बदले। लेकिन एक बात जो मुझे समझ नहीं आई, इसे हमेशा बोर्ड के बाईं ओर ही क्यों फिक्स किया जाता है? और इसे बाएं हाथ से ही कंट्रोल भी किया जाता है। हाँ, ऐसा क्यों? क्या इसे दाएं हाथ वाले लोगों के लिए डिजाइन नहीं किया गया? इसके पीछे समय की बचत और मोशन साइंस का सिद्धांत है। देखिए, दुनिया में ज्यादातर लोग दाएं हाथ से लिखते हैं। राइट हैंडेड होते हैं। हाँ, जब आप ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं तो आपका दायां हाथ लगातार पेंसिल पकड़े रहता है। अगर आप उसी हाथ से ड्राफ्टर के नट को ढीला करेंगे, उसे घुमाएंगे, सेट करेंगे और फिर पेंसिल से लाइन खींचेंगे तो आपका हाथ बार बार रुकेगा। ओहो, तो मतलब टाइम वेस्ट होगा। बहुत टाइम वेस्ट होगा। इसीलिए इसे बाएं हाथ से ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया। आपका बायां हाथ ड्राफ्टर को सेट करता है और दायां हाथ बिना रुके लाइनें खींचता रहता है। ये तो मल्टीटास्किंग का एक बेहतरीन उदाहरण है। हर एक छोटी गति को ऑप्टिमाइज किया गया है। और रेलवे के जो पुराने पेपर्स हैं उनमें अक्सर ऐसी ही व्यवहारिक चीजों पर सवाल बनते हैं। जैसे एक PYQ में ट्राई स्क्वायर की एक्यूरेसी पूछी गई थी, जो कि 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 मिलीमीटर होती है। और यही वो एक्यूरेसी है जो तय करती है कि बाद में मशीन का पुर्जा अपनी जगह पर फिट होगा या नहीं। तो अब हमारा बोर्ड और बेस सेट हो गया, सीधी लाइनें भी आ गई, लेकिन मशीन के पुर्जे सिर्फ चौकोर तो होते नहीं है, उनमें कई तरह की ढलान और खास कोण होते हैं। बिल्कुल, एंगल्स बहुत जरूरी हैं। तो इन एंगल्स को कागज पर कैसे उतारा जाता है? सेट स्क्वायर और प्रोट्रैक्टर की मदद से। हाँ, सेट स्क्वायर पारदर्शी प्लास्टिक के बने त्रिकोण होते हैं। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक तो 45-45-90 डिग्री वाला होता है ना? हाँ, और दूसरा होता है 30-60-90 डिग्री वाला। यहाँ स्रोत में मुझे एक गणितीय ट्रिक बहुत पसंद आई। अगर हमारे पास प्रोट्रैक्टर या चांदा नहीं है, तब भी हम केवल इन 2 सेट स्क्वायर्स का उपयोग करके 15 डिग्री के गुणज वाले बहुत सारे कोण बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मैं इसका गणित अपने दिमाग में लगाऊं, तो मान लीजिए मैंने 45 डिग्री वाले सेट स्क्वायर के ठीक बगल में 30 डिग्री वाला रख दिया, तो वे दोनों मिलकर 75 डिग्री का कोण बना देंगे। एकदम सही, 45 + 30। और अगर हमें 15 डिग्री बनाना हो तो उसके लिए आप 45 डिग्री वाले के ऊपर 30 डिग्री वाले को इस तरह रखें कि वे एक दूसरे को काटें, यानी घटाने की स्थिति में। अच्छा, तो 45 - 30 हमें एकदम सटीक 15 डिग्री का कोण मिल जाएगा। हाँ, इसी तरह आप 105 डिग्री भी बना सकते हैं, 60 और 45 को जोड़कर। मतलब 15, 30, 45, 60, 75, 90, ये पूरी सीरीज सिर्फ इन 2 प्लास्टिक के टुकड़ों को घुमा फिराकर बन जाती है। ये तो ज्योमेट्री का बहुत ही शानदार इस्तेमाल है। लेकिन अगर कोई ऐसा कोण चाहिए जो 15 के पहाड़े में नहीं आता, जैसे 37 डिग्री या 82 डिग्री, तब हम प्रोटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं जो 0 से 180 डिग्री तक मापता है। मैंने सर्कल मास्टर के बारे में भी पढ़ा है, जिसमें 360 डिग्री का चांदा और अलग-अलग साइज के बने बनाए वृत्त कटे होते हैं। हाँ, वो टेम्पलेट होता है। मुझे लगता है ये उन डिजाइनों में बहुत काम आता होगा जहां हमें एक ही साइज के दसियों छोटे-छोटे छेद या नट बोल्ट दिखाने हो। बार-बार प्रकार खोलने से बेहतर है सीधे सर्कल मास्टर से गोला बना दो। समय बचाने के लिए एक अचूक टोल है। लेकिन कोणों से भी बड़ी एक और चुनौती होती है, अनुपात, या जिसे हम स्केल कहते हैं। स्केल? हाँ, और यहीं पर रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF का सिद्धांत लागू होता है। ये RF थोड़ा तकनीकी लगता है। अगर मैं इसे अपने तरीके से समझूं, मान लीजिए मैं एक हाथ घड़ी के अंदर लगने वाले एक बेहद छोटे गियर की ड्राइंग बना रही हूँ। हाँ, एक छोटा सा पुर्जा। असल जिंदगी में वो गेट सिर्फ 1 मिलीमीटर का है।
अगर मैं कागज पर भी 1 मिलीमीटर का गोला बनाऊंगी तो कोई उसे न तो पढ़ पाएगा और न भी उस पर डायमेंशन लिख पाएगा। बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए मैं कागज पर उसे 10 मिलीमीटर का बनाती हूँ। मतलब मैंने उसे 10 गुना बड़ा कर दिया। क्या यही आरएफ है? आपने बिल्कुल सटीक उदाहरण दिया है। आरएफ का एक साधारण सा सूत्र है, ड्राइंग पर वस्तु की माप बटे वस्तु की वास्तविक माप। अच्छा, ड्राइंग की माप डिवाइडेड बाय असली माप। हाँ, आपके उदाहरण में ड्राइंग पर माप 10 है और असली माप 1 है, तो आरएफ हो गया 10/1 यानी 10। तो क्योंकि ये 1 से बड़ा है तो इसे एनलार्जिंग स्केल कहेंगे। एकदम, जैसे हम किसी चीज को जूम इन करके माइक्रोस्कोप से देख रहे हों। और इसका उल्टा भी होता होगा? बिल्कुल। अगर आपको 100 मीटर लंबे एक पुल का नक्शा एक छोटी ड्राइंग शीट पर बनाना है तो आप 100 मीटर को कागज पर शायद 10 सेंटीमीटर के बराबर मानेंगे। हाँ, वरना कागज कहाँ से लाएंगे इतना बड़ा? यहाँ आरएफ 1 से बहुत छोटा होगा, इसलिए इसे रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। और अगर कोई पुर्जा जैसा है, बिल्कुल उसी साइज का कागज पर बनाया जाए तो वो फुल स्केल है, जहां आरएफ हमेशा 1 होता है। तो एंगल्स का गणित और स्केल तो समझ आ गया, लेकिन जब बात गोलाई या कर्व्स खींचने की आती है तो प्लास्टिक के सेट स्क्वायर काम नहीं आते। वहां हमें धातु के उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जैसे प्रकार और डिवाइडर। हाँ, कंपास और डिवाइडर मेटल के ही होते हैं। एक बात जो मुझे हैरान करती है वो ये कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के ये टूल्स हमेशा पीतल यानी ब्रास के क्यों बने होते हैं, लोहे या प्लास्टिक के क्यों नहीं? इसके पीछे सीधा सा मटेरियल साइंस है। प्लास्टिक समय के साथ घिस जाता है। अगर कंपास का पेंच घिस गया तो वो अपनी जगह पर टाइट नहीं रहेगा। फिर तो सर्कल का साइज ही बिगड़ जाएगा बनाते बनाते। और लोहा मजबूत तो होता है, लेकिन उसमें नमी से जंग लग सकती है। और सबसे बड़ी बात, तापमान बदलने पर लोहा फैलता या सिकुड़ता है। तो पीतल में ये दिक्कत नहीं होती? पीतल एक ऐसा मिश्र धातु है जिस पर जंग नहीं लगती और मौसम के तापमान का उस पर बहुत ही कम असर होता है। उस पर निकेल या क्रोमियम की परत चढ़ा दी जाती है ताकि वो और भी टिकाऊ हो जाए। समझ गई। कंपास में भी मुझे 2 तरह के प्रकार मिले, छोटे वृत्तों के लिए स्मॉल बो कंपास और बहुत बड़े वृत्तों के लिए लेंथनिंग बार का जिक्र मिला। ये लेंथनिंग बार का क्या काम है? जब आपको इतना बड़ा वृत्त खींचना हो जो कंपास के अधिकतम फैलाव से भी बड़ा हो, तो कंपास के पेंसिल वाले पैर को खोलकर उसमें ये लेंथनिंग बार जोड़ दी जाती है। अच्छा, तो ये कंपास के पैर को लंबा कर देता है जिससे रेडियस बढ़ जाता है? बिल्कुल ठीक है। कंपास का काम तो साफ है कि वो गोले बनाता है, लेकिन मेरे मन में डिवाइडर को लेकर एक बड़ा सवाल है। पूछिए। उपकरण बॉक्स में एक डिवाइडर होता है जिसके दोनों सिरे सुई जैसे नुकीले होते हैं। उसमें पेंसिल तो लगती नहीं। मैं सोचती हूँ कि अगर मुझे कोई 4 सेंटीमीटर की लाइन खींचनी है तो मैं सीधे स्केल रखकर 4 सेंटीमीटर पर निशान लगा लूंगी। फिर इस डिवाइडर की क्या जरूरत है? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और यहीं पर आम ड्राइंग और इंजीनियरिंग ड्राइंग का फर्क समझ आता है। याद है हमने थोड़ी देर पहले पैरेलैक्स एरर की बात की थी? हाँ, वो तिरछा देखने वाली बात। जब आप स्केल से कोई माप लेते हैं तो आप अपनी आंखों से उस लाइन को पढ़ते हैं। हो सकता है आपकी नजर 4 सेंटीमीटर के बजाय 4.1 सेंटीमीटर पर पड़ जाए। हाँ, ये तो हो सकता है। लेकिन जब आप किसी बनी हुई रेखा की सटीक लंबाई को किसी दूसरी जगह ले जाना चाहते हैं तो आप डिवाइडर के दोनों नुकीले सिरों को उस रेखा के दोनों छोर पर गड़ा देते हैं। अच्छा, तो अब वो माप डिवाइडर के पैरों के बीच लॉक हो गई। बिल्कुल। अब आप उसे उठाइए और अपनी ड्राइंग पर कहीं भी रखकर दोनों सुइयों से हल्का निशान बना दीजिए। आपको कोई स्केल नहीं पढ़ना पड़ा, कोई नंबर याद नहीं रखना पड़ा। मतलब इसमें ह्यूमन एरर एकदम शून्य है। हाँ, डिवाइडर का काम मापना नहीं है, माप को ट्रांसफर करना है। ओह, तो ये असल में एक फिजिकल कॉपी पेस्ट टूल है। बिल्कुल, बिना किसी डेटा लॉस के। बिल्कुल। ये तो बहुत ही स्मार्ट तरीका है ना? अब तक हमने बेस, एंगल्स और मेटल्स की बात की, लेकिन असल में कागज पर जो चीज निशान छोड़ती है वो तो पेंसिल है। हम सोचते हैं कि पेंसिल बस एक लकड़ी का टुकड़ा है जिसके अंदर काला सुरमा भरा है, लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। जब मैंने स्रोत पढ़े तो पता चला कि ये अपने आप में एक पूरा विज्ञान है। पेंसिल की 18 अलग अलग ग्रेड्स होती हैं। हाँ, और पेंसिल के अंदर जो लेड होती है वो वास्तव में ग्रेफाइट और कायोलिन नाम की एक विशेष मिट्टी का मिश्रण होती है। केओलिन? हाँ, इन दोनों का अनुपात ही ये तय करता है कि पेंसिल कितनी कठोर होगी या कितनी काली होगी। मैंने पढ़ा है कि H का मतलब हार्डनेस होता है और B का मतलब ब्लैकनेस होता है, और ये 9H जो सबसे कठोर है से लेकर 7B जो सबसे नरम है तक जाती हैं। सही जानकारी आपकी। पर मुझे ये समझना है कि कठोर पेंसिल हल्की लाइन क्यों बनाती है
और नरम पेंसिल गहरी काली लाइन क्यों बनाती है? इसे ऐसे विजुलाइज कीजिए कि केओलिन मिट्टी पेंसिल को कठोर बनाती है और ग्रेफाइट उसे कालापन देता है। ओके। जिस पेंसिल में केओलिन ज्यादा होगा, जैसे कि 9H, उसकी नोक पत्थर जैसी सख्त होगी। जब आप उसे कागज पर रगड़ते हैं तो वो बहुत ही कम ग्रेफाइट कागज पर छोड़ती है, इसलिए लाइन बहुत हल्की और बारीक बनती है। इसके विपरीत 7B जैसी पेंसिल में ग्रेफाइट बहुत ज्यादा होता है और वो मक्खन जैसी नरम होती है, इसलिए वो कागज पर बहुत सारा काला रंग छोड़ देती है। तो अगर हम रेलवे परीक्षाओं के नजरिए से देखें, जहां अक्सर पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्शन लाइंस या सेंटर लाइंस के लिए कौन सी पेंसिल इस्तेमाल होती है, तो उसका जवाब 2H या 3H होता है। हाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि आधार रेखाएं बहुत हल्की हों, ताकि बाद में जो मुख्य ड्राइंग बने, जिसे हम HP पेंसिल से डार्क करते हैं, वो उभर कर साफ दिखे। बिल्कुल। इसके अलावा पेंसिल को छीलने का तरीका भी बहुत मायने रखता है। वो कैसे? हम आमतौर पर कटर से छीलकर जो गोल और नुकीली नोक बनाते हैं, उसे शंक्वाकार नोक या कोनिकल पॉइंट कहते हैं। ये अक्षर लिखने यानी लेटरिंग के काम आती है। अच्छा। लेकिन लंबी और एक समान मोटाई वाली रेखाएं खींचने के लिए हम छेनी नोक यानी चिजल पॉइंट का इस्तेमाल करते हैं। छेनी नोक मतलब पेचकस के आगे के हिस्से जैसी चपटी नोक। हाँ, बिल्कुल वैसी ही। इसका फायदा ये है कि जब आप लंबी लाइन खींचते हैं तो चपटी नोक जल्दी घिसती नहीं है और लाइन शुरू से लेकर अंत तक एक ही मोटाई की रहती है। सैंडपेपर से घिसकर इसे ऐसा बनाया जाता है। क्या बात है। और एक मजेदार चीज जिस पर मेरा ध्यान गया, इंजीनियरिंग पेंसिलों का आकार हमेशा षटभुजाकार यानी हेक्सागोनल क्यों होता है? वो आम पेंसिलों की तरह गोल क्यों नहीं होती? सोचिए, अभी हमने कुछ देर पहले किसी चीज के झुकाव की बात की थी। अरे हाँ, ड्राइंग बोर्ड 20 डिग्री पर झुका होता है। अगर पेंसिल गोल होगी तो वो तो लुढ़क कर नीचे गिर जाएगी। आपने बिल्कुल सही डॉट्स कनेक्ट किए। हेक्सागोनल आकार होने से वो अपनी जगह पर टिकी रहती है। ये एक छोटा सा डिजाइन एलिमेंट है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब पेंसिल कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर जिस कागज पर हम उसे चला रहे हैं उसका कोई स्टैंडर्ड ना हो तो सब बेकार है। कागज का भी अपना एक विज्ञान है। तो चलिए उस कैनवास की बात करते हैं, हमारी ड्राइंग शीट। A0 से लेकर A4 तक इसके साइज होते हैं। और यहाँ एक ऐसा गणितीय रहस्य छिपा है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। यहाँ पे एक अनुपात √2 वाले जादुई अनुपात की बात कर रही है ना? हाँ, ये बहुत ही अद्भुत है। अगर आप एक A0 साइज की शीट लेते हैं जिसका क्षेत्रफल एकदम 1 स्क्वायर मीटर होता है और उसे बीच से आधा मोड़ देते हैं तो वो A1 बन जाती है। मजे की बात यह है कि उस A1 शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात अभी भी बिल्कुल वही 1:√2 रहता है। आप उसे फिर आधा मोड़ें तो वो A2 बन जाएगी और अनुपात फिर से नहीं बदलेगा। और क्या आप इसका व्यवहारिक फायदा सोच सकती हैं? मुझे लगता है इसका फायदा तब होता होगा जब हमें किसी बड़ी ड्राइंग की फोटोकॉपी छोटी शीट पर करनी हो। बिल्कुल सही। क्योंकि अनुपात सेम है, इसलिए डिजाइन का कोई भी हिस्सा कटेगा नहीं, बस स्केल डाउन हो जाएगा। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये स्टैंडर्डाइजेशन की ताकत है। जब शीट पर काम शुरू होता है तो उसका एक लेआउट भी फिक्स होता है। जैसे शीट के बाईं तरफ हमेशा 20 से 40 मिलीमीटर का मार्जिन छोड़ा जाता है। बाईं तरफ ही क्यों? चारों तरफ बराबर क्यों नहीं? क्योंकि जब ड्राइंग पूरी हो जाती है तो उसे फाइलों में पंच करके सुरक्षित रखा जाता है। ओह, समझ गई। अगर बिल्कुल किनारे से ड्राइंग शुरू कर देंगे तो पंचिंग करते समय ड्राइंग के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से कट सकते हैं। हाँ, और एक टाइटल ब्लॉक भी होता है जो हमेशा शीट के नीचे दाहिने कोने में बनाया जाता है, बॉटम राइट कॉर्नर में। इसका फिक्स साइज होता है 185 × 65 मिलीमीटर। इसमें कंपनी का नाम, स्केल और ड्राइंग बनाने वाले की जानकारी होती है। मुझे लगता है इसकी जगह भी किसी खास वजह से नीचे दाहिने कोने में ही तय की गई है। इसकी वजह है शीट को मोड़ने का तरीका। जब आप A0 जैसी विशाल शीट को फाइल में रखने के लिए मोड़ते हैं तो उसे इस तरीके से फोल्ड करना होता है कि वो मोड़ने के बाद A4 साइज के बराबर हो जाए। अच्छा। और नियम यह है कि मोड़ने के बाद वो टाइटल ब्लॉक हमेशा सबसे ऊपर दिखाई देना चाहिए। हाँ, ताकि इंजीनियर को बिना पूरी की पूरी शीट खोले ही पता चल जाए कि उस फोल्डेड कागज के अंदर कौन सी ड्राइंग है। ये तो बहुत ही स्मार्ट सिस्टम है। और एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है कि A2 शीट को फोल्ड करने के लिए कितने फोल्ड्स की जरूरत होती है, जिसका जवाब है 3 फोल्ड्स। खैर, ये तो हो गए सारे रूल्स और परफेक्शन की बातें, लेकिन हम इंसान हैं और इंसान गलतियां करते हैं। बिल्कुल करते हैं। अगर कोई गलत लाइन खिंच जाए तो उसे मिटाने के लिए इरेजर तो है, लेकिन क्या सिर्फ इरेजर काफी है?
इंजीनियरिंग ड्राइंग में सिर्फ इरेजर काफी नहीं है। इसके लिए एक खास टूल आता है जिसे इरेजिंग शील्ड कहते हैं। इरेजिंग शील्ड। हाँ, ये स्टेनलेस स्टील या प्लास्टिक की एक बहुत ही पतली प्लेट होती है जिसमें अलग अलग आकार के छोटे छोटे छेद और स्लिट्स कटे होते हैं। मैंने इसकी तस्वीर देखी है, लेकिन इसका काम क्या है? मान लीजिए आपने 1 मिलीमीटर की दूरी पर 5 समानांतर रेखाएं खींची हैं। बीच वाली लाइन गलत हो गई। अगर मैं सीधा इरेजर चलाऊंगी तो आसपास की सही रेखाएं भी मिट जाएंगी। यही बात है। इरेजिंग शील्ड को उस गलत रेखा के ऊपर इस तरह रखा जाता है कि वो गलत लाइन शील्ड के एक छेद में से बाहर दिखे, जबकि बाकी सही लाइनें स्टील के नीचे छिप जाएं। अब आप बेझिझक इरेजर रगड़ सकती हैं। मतलब ये एक टारगेटेड मिटाने का टूल है जो बाकी ड्राइंग को शील्ड करता है। ये वाकई दिखाता है कि इस फील्ड में एक्यूरेसी को लेकर किस हद तक जुनून है। गलतियां सुधारने में भी परफेक्शन चाहिए। और सटीकता की बात चली है तो हर चीज कंपास से गोल या सीधी तो नहीं होती। मशीन के कुछ पुर्जे बहुत ही अनियमित आकार के होते हैं। उनके कर्व्स कैसे बनते हैं? हाँ, ये भी एक सवाल है। उन अनियमित मकरों के लिए फ्रेंच कर्व का इस्तेमाल होता है। ये एक टेम्पलेट होता है जिसमें दर्जनों अलग अलग घुमावदार आकृतियां बनी होती हैं। तो इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं? जब आपके पास कागज पर कुछ ऐसे बिंदु हों जिन्हें एक स्मूथ कर्व से जोड़ना हो और वहां पर प्रकार का कोई रेडियस काम ना कर रहा हो, तब आप फ्रेंच कर्व को घुमाकर उन बिंदुओं पर सेट करते हैं और एक परफेक्ट कर्व खींच लेते हैं। एग्जामिनर अक्सर पूछते हैं कि जो कर्व कंपास से नहीं बन सकते वे किससे बनते हैं, तो उसका उत्तर फ्रेंच कर्व है। सही कहा। अंत में एक और छोटी सी चीज जो मुझे स्रोत में दिखी, शीट को बोर्ड पर फिक्स करने के लिए पिन, क्लिप या सेलो टेप में से सेलो टेप को सबसे अच्छा माना जाता है। क्या आप समझ पाई क्यों? हाँ, अगर पिन लगाएंगे तो वो कागज के ऊपर उभरी रहेगी। जब हम ड्राफ्टर को शीट पर घुमाएंगे तो वो पिन से टकरा कर अटक जाएगा। टेप बिल्कुल समतल रहता है। और ड्राइंग पूरी होने के बाद डस्टर से उसे साफ करना या ट्रेसिंग पेपर और अमोनिया का इस्तेमाल करके उसका ब्लूप्रिंट बनाना, ये सब इस प्रक्रिया के अंतिम चरण हैं। तो आज हमने इस विस्तृत चर्चा में क्या देखा? एक साधारण से दिखने वाले लकड़ी के बोर्ड को सीजन करने से लेकर कोणों का जादू दिखाने वाले सेट स्क्वायर तक, बिना डेटा लॉस के माप ट्रांसफर करने वाले डिवाइडर और पेंसिल की नोक में छिपे मिट्टी और ग्रेफाइट के विज्ञान तक, और एक अनुपात √2 के जादुई कागज तक, हर एक उपकरण के पीछे एक ठोस वैज्ञानिक और गणितीय वजह है। ये सिर्फ चित्र बनाना नहीं है, ये सचमुच एक भाषा का व्याकरण है। अगर हम इन सब चीजों को एक साथ जोड़कर देखें तो ये इंजीनियरिंग का पहला कदम है। आप हवा में महल नहीं बना सकते, आपको पहले उसे कागज पर उतारना होता है। बिल्कुल। ये सब जानकर अब मैं एक पेंसिल या रबर को कभी भी सिर्फ एक साधारण स्टेशनरी नहीं मानूंगी। आज की हमारी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। आज के इस डिजिटल युग में जब ऑटोकैड और 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर सेकेंडों में ये सारी ड्राफ्टिंग कर देते हैं बिना किसी इरेजिंग शील्ड या मिनी ड्राफ्टर के, तो फिर इन भौतिक उपकरणों को हाथों से चलाना आज भी छात्रों के लिए अनिवार्य क्यों है? ये एक अच्छा सवाल है। शायद इसलिए क्योंकि कोई भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको स्थानिक समझ या स्पेशल रीजनिंग था वो सीधा अनुभव नहीं दे सकता जो एक मिनी ड्राफ्टर और सेट स्क्वायर को अपने हाथों से कागज पर घुमाने से मिलता है। हाथों से काम करने का जो एहसास है वो सॉफ्टवेयर नहीं दे सकता। अगली बार जब आप किसी विशाल गगनचुंबी इमारत या किसी जटिल मशीन को देखें तो एक पल रुककर सोचिएगा कि उसकी पहली परिकल्पना किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं बल्कि एक टी स्क्वायर और 2H पेंसिल के जरिए किसी ड्राफ्ट्समैन के 20 डिग्री झुके हुए ड्राइंग बोर्ड पर हुई होगी। सोचने के लिए एक बेहतरीन और गहरा विचार। तो दोस्तों, अगली बार जब तक हम किसी नए और रोमांचक विषय की गहराई में उतरें, तब तक अपनी उत्सुकता बनाए रखिए और अपने आसपास की दुनिया को डिकोड करते रहिए।